जब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं या ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है तो आपके पास हम बीच में पुट करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मार्क किया है, बोथ आयंस कैन नॉट बी प्लेस्ड टुगेदर इफ दे हैव ई नॉट सेल पॉजिटिव। आपको पता है बेटा कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्टर्स। आपको पता है कि इस रिस्पेक्टिव बैच से आपको कम समय में पूरा इतना बड़ा चैप्टर करने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी माइंड मैप फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है कि मैम इसे आप किस तरीके से, किसी भी तरीके से इसे शॉर्ट फॉर्म में ले आइए। तो मैं आपके सामने हूं विद अ वंडरफुल लेक्चर फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इन द वंडरफुल बैच विच इज एनसीईआरटी माइंड मैप बैच। आपको पता है कि इस रिस्पेक्टिव बैच से आपको कम समय में पूरा इतना बड़ा चैप्टर करने को मिल सकता है। आप इस रिस्पेक्टिव लेक्चर को कभी भी देख सकते हैं, चाहे आपका एग्जाम आ रहा हो, चाहे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए एक बार फॉर्मूला की रिवीजन करनी हो, या फिर कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमारा चैप्टर रहने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हमारे जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो है ये। देखो बेटा, चैप्टर जो डिवाइडेड है वो बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक्स मेजर होते हैं। सबसे पहले हमारा गैल्वेनिक सेल आज हम पढ़ने वाले हैं, देन वी हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द कंडक्टेंस, बैटरीज एंड द करोजन। बस इतने टॉपिक्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट ऑब्वियसली टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो ना ज्यादा वक्त को जाहिर किए हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले बेटा चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है इन नटशेल एक छोटी सी चीज के बारे में हमसे बहुत सारी बातें करता है। एक छोटी सी चीज के बारे में, वो छोटी सी चीज जो होती है दैट इज बेटा योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सारी की सारी बातें इस चैप्टर में किस चीज के बारे में होंगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में होंगी, ठीक है। और यहाँ पर इंटर कन्वर्जन होता रहता है आपके पास बेटा किस चीज का? गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो मेजर सेल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, करेक्ट। कभी क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, नहीं तो कभी क्या होता है इसका उल्टा। बस इसी चीज के बारे में हमें पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल, करेक्ट। तो इसी चीज को शुरू करते हुए सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर दो टाइप के सेल को पढ़ते हैं। आप जानते हैं सबसे पहला हमारा जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल, और जो दूसरा सेल हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यही दो मेजर सेल्स के बारे में आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ एक ही चीज का सबसे मेजर डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपके पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि आप अपनी सेल में खुद से कोई बैटरी को पुट नहीं करते, सेल अपने आप वर्क करती है और सेल के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट होता है। ये सब बातें आप जानते हैं। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके पास क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर आप अपने रिस्पेक्टिव सेटअप में बैटरी नहीं लगाएंगे तो सेल आपकी ऑपरेट ही नहीं करेगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और केमिकल सेल का जो है सबसे मेजर पॉइंट होता है। उसके बाद एनोड और कैथोड के क्या क्या साइंस होते हैं ये आपको याद रखना होता है। एनोड यहाँ पर नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है इसका उल्टा। आफ्टर दैट ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, खुद से पोटेंशियल जनरेट होता है, हम कुछ नहीं करते। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जब तक आप यहाँ पर बैटरी नहीं लगाएंगे ये सेल वर्क ही नहीं करेगी, तो आपको खुद से एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, दैट इज द बैटरी, करेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव यहाँ पर नो एक्सटर्नल बैटरी इज यूज्ड एंड देन एक जिंक और कॉपर का अगर हम सेल ले ले, गैल्वेनिक सेल को ही अगर हम जिंक और कॉपर को कपल करके बना दे तो उसको हम एक नाम से जानते हैं, डैनियल सेल। बार बार इस बच्चे को किसी भी टाइप का जो है कंफ्यूजन रहता है कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या होता है या डैनियल सेल क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने डिफरेंस बता दिया है। डैनियल सेल वो है जिसमें जिंक और कॉपर होता है,
अगर जिंक और कॉपर नहीं है तो आप उसे गैल्वेनिक सेल कहेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल से जुड़ी हैं। इनसे कोई भी सवाल आपका आ सकता है, कोई भी मैं ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं लेकर आई हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर गैल्वेनिक सेल। मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है दैट इज द डायग्राम फॉर द गैल्वेनिक सेल। अब जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसी के अंदर हम जो है जिंक और कॉपर का यहाँ पर कपल लेकर आए हैं, तो इस रिस्पेक्टिव सेल को हम डैनियल सेल ही कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? डैनियल सेल ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक और कॉपर का कपल है। अब इस सेल की क्या क्या फंक्शनिंग होती है सब कुछ आपको पता है, मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्म में चीजें बताऊंगी कि आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का इलेक्ट्रोड लेना होता है एंड एक सोल्यूशन लेना होता है जिसमें उसी का ही क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं और जो सोल्यूशन लेते हैं वो भी कॉपर का ही लेंगे, यानी कि कॉपर सल्फेट लेते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को, जिंक और कॉपर को अपने अपने रिस्पेक्टिव बीकर में रख देते हैं और अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में रख देते हैं, तो यहाँ पर एक रिएक्शन स्टार्ट होती है। आपको पता है बेटा, यहाँ से ट्रांसफर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, जिंक इस केस में ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर +2 इस केस में रिड्यूस होता है। दिस होल ऑफ द बीकर हैज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दिस होल ऑफ द बीकर हैज रिडक्शन प्रोसेस। बहुत डिटेल्ड होता है इसकी वर्किंग, बट हम यहाँ पर माइंड मैप पढ़ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे वही आएंगी और उन्हीं को ही आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बेटा हम अपने लेफ्ट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, यानी कि लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड की। तो हर चीज यहाँ पर लिखी जाएगी वो विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट ही लिखी जाएगी, तो आपको सब कुछ पता है। बस अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। पहला पॉइंट है आपको पता है बेटा, ये आपका एनोड होगा। इस एनोड पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। जहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस सेल के अंदर वो रिस्पेक्टिव पॉइंट एनोड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। और इस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। कौन है इलेक्ट्रोड, जिंक है, तो उसी की ही क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे और उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो सिमिलरली राइट में क्या क्या चीजें हो रही है ये भी हमें मेंशन करना होगा। ये सब चीजें हमें पता है, बस हम शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं। राइट की तरफ क्या क्या होने वाला है, राइट की तरफ आपको पता है कि आपका कैथोड प्रेजेंट है जिसका टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर आपके पास होती क्या है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है। तो हमें इस तरीके से कॉपर यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ दिखाना है। ये आपका कॉपर रिड्यूस हो गया है, वहां पर आपका ऑक्सीडेशन जिंक का हो गया है। जब यहाँ पर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है हम उसे E0 OP बोलते हैं, यानी कि E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पर रिडक्शन होने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे हम E0 RP कहते हैं। अब क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें लिखना होगा E0 जिंक +2। अगर 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आपको पोटेंशियल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यहाँ पर बेटा E0 कॉपर +2 कॉपर लिखा हुआ है, यानी कि +2 से 0, यानी कि लोअर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखी है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, हायर से लोअर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है तो फिर वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये बातें अगर किसी को भी लगता है कि टफ है तो उसको डिटेल लेक्चर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वर्किंग काफी लेक्चर्स लेती है, ठीक है। बट हम माइंड मैप्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। जब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं या ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है तो आपके पास हम बीच में पुट करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। आपको पता है कि हमने जब इसकी फंक्शनिंग पढ़ी है तो आपको पता है कि अगर सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर नहीं होगा तो ये सेल ऑपरेट नहीं कर पाती, ना जिंक ऑक्सीडेशन कर पाता है कुछ समय के बाद, ना ही कॉपर रिडक्शन कर पाता है, इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज को लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर क्या क्या काम होता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन आपके लिए कर दिया है। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या काम है सब कुछ मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। सबसे पहला काम है वो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
है ना। आपको पता है कि ये सेल ऑपरेट क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन हो जाते हैं और यहाँ पर एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोलैरिटी हो जाती है। बट सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से इन दोनों के दोनों रिस्पेक्टिव बीकर में हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पाते हैं। आपको सब कुछ पता है ना। और यहाँ पर हम लेते क्या है, हम यहाँ पर लेते हैं बेटा, ध्यान से अगर आप देखें तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमें यहाँ पर लेना होता है। हमें लेना होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि KCl, अमोनियम नाइट्रेट, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, तो हमने इन्हीं के ही नाम लिखे हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं अगार अगार जेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है। जब आप इस रिस्पेक्टिव सेल को स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं, और आपका करंट जो होता है बेटा वो कहाँ पर मूव करता है, वो आपका इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ है और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होता है, ये बातें आपको ध्यान रहे। इतनी फंक्शनिंग होती है बेटा आपके पास आपके किसकी, गैल्वेनिक सेल की। ये सारी की सारी बातें जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखी है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे, करेक्ट। उसके बाद आता है बेटा आपके पास कि जब ये सेल आप कनेक्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पर एक पोटेंशियल दिखाई देता है। अब हमें इस पोटेंशियल के बारे में सारी की सारी बातें करनी होती है। इस पोटेंशियल को हम एक नाम से जानते हैं बेटा, EMF, आपको पता ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, EMF बोलते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्या होता है बेटा, ये जो आपकी होती है दैट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। जब आप जिंक और कॉपर प्लस सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर देते हैं तो सबसे पहली जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आपको दिखाई देती है दैट इज योर EMF स्टैंडर्ड पोटेंशियल, EMF स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ध्यान रहे, ये जो पोटेंशियल होता है, मैंने जैसे बोला स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, तो ये कैलकुलेट होता है कौन सी कंडीशंस पे बेटा, ये कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। कौन सी कंडीशंस पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। जैसे कि आपका टेम्परेचर ये है, आपका प्रेशर ये है, आपकी कंसंट्रेशन ये है। इन्हीं कंडीशंस पे सबसे पहली वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज योर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला नींद में भी याद होना चाहिए। कोई नींद में उठा के इसका फॉर्मूला पूछे तो तुम्हें आना चाहिए, दैट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, सबको याद होना चाहिए और याद भी होगा ही। आपको पता है बेटा ये दोनों पोटेंशियल्स हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स लेने होते हैं, तभी ये फॉर्मूला हमारा वैलिड है। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेंगे तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए स्टार लगा रही हूँ। दोनों के दोनों पोटेंशियल्स आपको हमेशा किसके लेने हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल्स। अगर आपको कभी रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में परेशानी हो तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा है E0 जिंक स्लैश जिंक +2, अब आपको पता है ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो आप इसका लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल एज E0 जिंक +2 स्लैश जिंक विद द नेगेटिव साइन। बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको OP को RP में कन्वर्ट करना है या RP को OP में कन्वर्ट करना है, आप सिंपल नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना और इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद हमें पढ़ना होता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड जिसका नाम होता है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम प्यार से शी भी बुलाते हैं, जिसको हम प्यार से बेटा शी भी बुलाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर आप एक बीकर ले रहे हैं, इस बीकर के अंदर आपने 1 मोलर HCl सोल्यूशन डाला है, एक प्लैटिनम फॉइल लगाई है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से डाली है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशंस पर, और यहाँ पर बेटा ये प्लैटिनम फॉइल से कनेक्ट होके वायर जो है वो बाहर जा रही है। ये आपने एक इलेक्ट्रोड का सेटअप किया है। यहाँ पर जो आपने प्लैटिनम फॉइल लगाई है, यहाँ पर जो आपने ये प्लैटिनम की फॉइल लगाई है, क्या लगाई है, प्लैटिनम की जो फॉइल लगाई है, आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ले लिया है, यहाँ पर जो आपने इलेक्ट्रोड ले लिया है दैट इज बेटा योर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दैट इज योर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बेटा इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, इनर्ट है। बस हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है बेटा कि अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस ये सब लेते हैं, उन कंडीशंस पर आपका जो स्टैंडर्ड
पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो क्या आता है, जीरो। वो क्या आता है बेटा, जीरो। इस बात का मतलब क्या है, मान लो जैसे कि फर्स्ट चीज, अगर आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन कर रहा हो, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बेटा H2 गैस गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हाइड्रोजन से H पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें H2 से H पॉजिटिव का, तो बेटा आंख बंद करके उसको जीरो लगा देना, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन का जीरो होता है। ये हमने खुद डिसाइड किया है, ये हमने खुद डिसाइड किया, हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया, ये बात ध्यान रहे। इस पर भी सवाल आ जाता है कि हमने खुद डिसाइड किया है, यस, ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो, यानी कि शी क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो। शी के अंदर क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। शी के अंदर क्या हो रहा हो बेटा, रिडक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू हाइड्रोजन, यानी कि ये जो आपका पोटेंशियल आएगा E0 H पॉजिटिव बाय H2, ये भी बेटा क्या आएगा, जीरो। तो ध्यान रहे, चाहे रिडक्शन हो चाहे आपका ऑक्सीडेशन हो, इनके पोटेंशियल्स विल बी जीरो। ये यहाँ पर स्टार लगा दिया है और इस बात का मतलब भी समझा दिया है। ये इसकी वर्किंग है, आपके पास नोट्स में पहुंच जाएगी, आप इसे देख लीजिएगा। ये है शी, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस शी को हम पढ़ते क्यों हैं, इस शी का काम क्या है, शी का काम यह है कि शी की हेल्प से हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज को बनाते हैं, जिसका नाम होता है क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज बनती है शी की हेल्प से। आप सब ने पढ़ रखी है वो सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझना होता है, लेकिन याद हमें बिल्कुल नहीं करना होता, ठीक है। आपको कभी भी इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इस बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, ना ही COET के लिए एंड ना ही नीट के लिए, लेकिन आपको इस रिस्पेक्टिव सीरीज को ना बेटा समझना बहुत अच्छे से होता है। समझने की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, बट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लिथियम होता है बेटा, ये सभी के सभी वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं, ये सभी के सभी रिडक्शन पोटेंशियल्स की है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव होता है, वैल्यू की अगर हम बात करें तो -3.04 के अराउंड होती है। इसका हाईली पॉजिटिव होता है, वैल्यू की बात करें हम बेटा 2.87। तो ध्यान रहे, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है बेटा, उसकी उतनी ही कम टेंडेंसी होती है रिडक्शन करने की, ठीक है। इसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, बहुत ही कम होती है। इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है ना। सेल्फ ऑक्सीडेशन करने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये बहुत ही अच्छा क्या कहलाता है, इसी वजह से ये बेटा बहुत ही अच्छा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम बहुत ही अच्छा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली क्योंकि इसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इसकी रिडक्शन करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब क्योंकि बेटा सेल्फ रिडक्शन की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ध्यान रहे, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, टेबल से आपको पता होना चाहिए। और जैसे जैसे बेटा हम यहाँ पर ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, जैसे जैसे बेटा हम यहाँ पर मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे जैसे बेटा हम यहाँ पर मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मैं एरो थोड़ा और मोटा बना देती हूँ। हम जैसे जैसे बेटा यहाँ पर मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होने की जो एबिलिटी होती है, आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो क्या होता है बेटा, आपकी कम होती चली जाती है। और आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की जो कैपेबिलिटी होती है बेटा, वो क्या होता है, इंक्रीज होती चली जाती है व्हेन यू आर मूविंग टू टॉप टू बॉटम, ठीक है। आपकी रिडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी होती है बेटा, वो इंक्रीज होती चली जाती है, और ऑक्सीडेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ से हाइड्रोजन तक, इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है बेटा। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन जो है सबसे मिडल में है, और उसका जो हमने पोटेंशियल आर्बिट्ररीली ले रखा है दैट इज जीरो, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है।
ये चीजें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस ध्यान में रखनी है कि भाई जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा टेंडेंसी रिड्यूस होने की, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। और अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है, हाईली नेगेटिव है, तो आपकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कहानी है। अब उसके बाद बेटा हमें पढ़ना होता है, उसके बाद बेटा हमें पढ़नी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद बेटा अब हमें पढ़ना होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। अब हमें क्या पढ़ना होगा बेटा? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमें एप्लीकेशन भी पढ़नी होगी कि उससे हमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक बनता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहला बेटा आपका जो टॉपिक है वो आपको बता रहा है किस चीज के बारे में? कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, यानी कि आप ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये चीज बेटा मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर से आपके सामने, क्योंकि ये एप्लीकेशंस में भी आता है तो आपको आना चाहिए, है ना बेटा। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद ही है, ई नॉट के थर्ड माइनस ई नॉट ए नॉट। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि दोनों पोटेंशियल्स जो रहेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल रहेंगे। ये बात कभी भी कोई बच्चा अपने दिमाग से ना निकाल दे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। एक और बात बेटा, ये जो है आपको रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के बारे में भी बताता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, है ना बेटा। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालते हैं तो वो इस रिस्पेक्टिव सेल के लिए आता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। ये आपको स्पॉन्टेनियटी के बारे में बताएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, जो कि होती है गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो वो तब हो पाएगी बेटा जब आपका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो आपको किस चीज के बारे में बताता है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं है तो नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है? जब आपके पास आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए। और बेटा अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, आप यहाँ पे पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। एफ क्या होता है? फेरेडे कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यूज तो पॉजिटिव ही है, तो आपका जो स्पॉन्टेनियस का नेचर है वो ई नॉट सेल डिसाइड करेगा। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि अगर हम दो चीजों को एक साथ रखना चाहें, जैसे कि मैं जिंक और कॉपर को एक डब्बे में रखना चाहती हूँ, या मैं जिंक और निकल को एक डब्बे में रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ? तो प्लेसमेंट टुगेदर के सवाल भी आपके पास आते हैं। तो उसमें आपको बस इतना देखना होता है, किसी भी सेल का अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाता है तो आप उन दोनों चीजों को कभी एक साथ नहीं रख सकते। आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट के थर्ड और ई नॉट एनॉड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर आपका ई नॉट सेल का पॉजिटिव आता है वैल्यू, तो आप उन दोनों चीजों को कभी एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि उनके बीच में रिएक्शन होने लग जाएगी। दो चीजों को एक साथ तभी रख सकते हैं जब उनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन होगी तो आप उनको कभी भी एक साथ नहीं रख सकते। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मार्क किया है, बोथ आयंस कैन नॉट बी प्लेस्ड टुगेदर इफ दे हैव ई नॉट सेल पॉजिटिव। आई एम मेकिंग 3 स्टार ओवर हियर, भूले ना। तो जिंक और कॉपर को आप कभी भी एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उनका पोटेंशियल आता है 1.1 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। दूसरा आता है बेटा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या आपके पास इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो सकता है? क्या आपके पास इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो सकता है? अगर कोई मेटल रिएक्शन करे, अगर कोई मेटल रिएक्शन करे बेटा हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास कोई मेटल है और वो रिएक्शन कर रहा है बेटा किसके साथ? किसी भी एसिड के साथ, है ना। एंड आपके पास बन रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये आपके पास हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एसिड होगा बेटा, रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एसिड होगा, ठीक है। तो एसिड के साथ रिएक्शन करने का मेटल के साथ क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या नहीं होगी? तो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो बेटा इवॉल्व होगी, और अगर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इवॉल्व होगी, नहीं तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है। कोई भी मेटल ले लीजिए,
उसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जो कि मैंने लिखा है Mn पॉजिटिव बाय M, अगर वो नेगेटिव है तो इवॉल्व होगी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो इवॉल्व होगी, नहीं तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो ध्यान रहे ये चीज, बस इतनी सी बात का आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा कि हमें डिसाइड करना है कि कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है ना, तो आप बहुत ही अच्छे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। और अगर बेटा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है तो आप बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। ध्यान रहे, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो आप बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्योंकि बेटा अगर आपका ओपी ज्यादा होता है तो आपकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन तो ऑब्वियसली दूसरे का रिडक्शन, है ना। पासपोर्ट एजेंट के पास जाते हो तो अपना पासपोर्ट थोड़ी ना बनाता है, वो तुम्हारा ही तो बनाता है। पासपोर्ट एजेंट, है ना, अपना पासपोर्ट नहीं बनाता, दूसरे का पासपोर्ट बनाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करता, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। तो फिर उल्टा खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा। ध्यान रहे, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे सामने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे है। इन बातों को जिंदगी में कभी ना भूल जाएं, इन बातों को जिंदगी में कभी ना भूल जाएं। इतना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सवाल आ सकता है, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डन। अब आपको पता है बेटा कि उसके बाद अब हमें करना होता है नर्स्ड इक्वेशन को। अब हमें क्या करना होता है बेटा, किस चीज को पढ़ना होता है, नर्स्ड इक्वेशन को। नर्स्ड इक्वेशन, अब नर्स्ड इक्वेशन का क्या रूल है, नर्स्ड इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या रीजन है। हाँ जी, नर्स्ड इक्वेशन को हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या रीजन है। देखो बेटा, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अपना पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ठीक है, बट अगर इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, तब अगर आपको ईएमएफ या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो उसके लिए बेटा हमें यूज करना पड़ता है हमारा क्या, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन में हम कैलकुलेट करते हैं क्या, ई सेल, विच इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। बस ये निकालना विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको पता है बेटा जो इक्वेशन होती है नर्स्ड इक्वेशन, वो होती है सबसे पहले आपके पास ये E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log Q, है ना, log Q। आप चाहें तो इसको फर्दर ओपन करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पता है बेटा ई नॉट सेल आपके पास क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने ई नॉट सेल को ओपन करके लिख दिया। यहाँ पर हर किसी की वैल्यू, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट 8.314 है। टेम्परेचर हम यहाँ पर आर्बिट्ररीली 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चल रहे हैं। हर कैलकुलेशन ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पे ही परफॉर्म की जाती है, तो 298 लेंगे। अगर टेम्परेचर कुछ और दिया हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 298 लिखा। आपके फेरेडे की वैल्यू होती है 96500। तो सब चीज़ों को पुट करा और आपके पास आपका जो फॉर्मूला बन के आ जाता है बेटा, दैट इज दिस, है ना। ये हमें ध्यान रखना होता है 0.0591, 0.0 बेटा 591, है ना, 0.0591 वैल्यू आपके पास आ जाती है। एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये हमने जो है नर्स्ड इक्वेशन में सब कुछ चीजों को पढ़ा है, करेक्ट। अब क्या है बेटा, मैं आपको क्यू का भी मतलब समझा देती हूँ। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, क्यू हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, मैं इसको अगले पेज पर खुद ही समझा देती हूँ। अगले पेज पर बेटा मैं आपको इसको खुद ही समझा देती हूँ। मान लीजिए बेटा कि अगर हमसे क्यू की बात करी जा रही है, तो आपके पास अगर एक रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड, है ना। ये बेटा आपके पास आपकी रिएक्शन दी हुई है, तो आपको क्यू निकालना है ना, क्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करते हैं, क्यू का मतलब बेटा सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है बेटा, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, यानी कि आपको लिखना होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो आप लिखेंगे इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन के लिए क्यू की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू, आपके पास प्रोडक्ट है जिंक प्लस 2 और एक आपके पास क्या है, कॉपर,
एक आपके पास क्या है बेटा, कॉपर। नीचे आप लिखेंगे कॉपर +2 और साथ में क्या, जिंक। अब बेटा जब भी कोई चीज सॉलिड दी होती है ना तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा 1 लिख देते हैं। जब भी कोई चीज सॉलिड लिखी होती है आपकी रिएक्शन के अंदर तो हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को 1 लिख देते हैं। यानी कि Q जो आपके पास बचेगा, सिंपल क्या बचेगा बेटा, जिंक +2 डिवाइडेड बाय कॉपर +2। तो जिस भी बच्चे को Q लिखने में प्रॉब्लम आती है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है, आपको ध्यान रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रहे। उसके बाद बेटा इसी चीज के लिए अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी होती है तो नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए। अब मैं आपको डैनियल सेल के लिए ही नर्स्ट इक्वेशन लिखाना भी सिखा देती हूँ। जिंक कॉपर +2 गिव्स यू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक। जो भी बेटा आयन होगा ना हमेशा आपको उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी। जैसे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है x मोलर और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटा y मोलर। तो हमेशा और हमेशा नर्स्ट इक्वेशन लिखते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखा E सेल, फिर हम लिखेंगे E0 सेल -0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने होते हैं यहाँ पर 2। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो जिंक से जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा और कॉपर जो है वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर में। यानी कि हमें यहां से मिलती है किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो n हमारे पास कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, करेक्ट, 0.0591 लॉग। अब बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है Q का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आयन कौन सा है बेटा, जिंक +2 है और रिएक्टेंट में आयन कौन सा है बेटा, कॉपर +2 है। तो बस उसी तरीके से लिख दीजिए, जो राइट में आयन प्रेजेंट है बेटा वो ऊपर आएगा, जो लेफ्ट में आयन प्रेजेंट है वो नीचे आएगा, और कुछ आपको करना ही नहीं है। तो बस लिख दीजिए E sol इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, लिखा इसे -0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी y मोलर एंड x की कॉन्सेंट्रेशन है x मोलर कॉपर की। बस पुट करना है बेटा और आंसर निकालना है। तो बस राइट वाला ऊपर आएगा, लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे। जिंदगी में और कोई बात कभी ध्यान रखनी ही नहीं है और ये आप अपने आप निकाल ही लेंगे बेटा। E0 कॉपर +2 बाय कॉपर होता है माइनस E0 जिंक +2 बाय जिंक। अब बेटा जब भी आप डैनियल सेल लिखते हैं तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी आनी चाहिए। हमेशा बीच में क्या बनाया जाता है, सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है हमेशा, है ना। लेफ्ट में आप लिखते हैं जिंक सॉलिड, कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसके अंदर, जिंक +2 में। लेफ्ट में क्या है, कॉपर +2, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, कॉपर सॉलिड में। ये हो गई आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट में आप जिंक से जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट वाले बीकर में आप कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहे, ये पूरा राइट, ये पूरा लेफ्ट साइड होता है, ये पूरा राइट साइड होता है। जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं वैसा ही होगा। बीच वाली चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से। यहां पर बेटा आपको ध्यान रखना होता है विद द हेल्प ऑफ द लोन, LOAN, लोन यानी कि लेफ्ट, O यानी कि ऑक्सीडेशन, A यानी कि एनोड और ये यानी कि नेगेटिव। लेफ्ट एनोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। सिमिलरली बेटा यहाँ पर आप याद रखते हैं एज RRCP, RRCP। R का मतलब बेटा क्या, आपके पास होता है राइट, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ आपके पास क्या होता है बेटा, कैथोड, और P का मतलब बेटा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव। लोन RRCP, लोन RRCP, ध्यान रहे। उसके बाद बेटा ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन और ये होता है बेटा आपके करंट के फ्लो का डायरेक्शन। इसके अलावा सेल रिप्रेजेंटेशन में कोई चीज का कोई मतलब नहीं है। ये आपके पास मैंने मेंशन कर दी है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने मेंशन कर दी है बेटा आपकी क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रहे ये आपके पास क्या है बेटा, आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी बच्चे को अब सेल रिप्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर चीज यहाँ पर मेंशन है। तो पूरा का पूरा नर्स इक्वेशन इसी बात पर ही चलेगा, बार बार यही सब बातें ही रिपीट होंगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद बेटा क्या होता है,
आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पर भी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बस इतना ध्यान रहे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात अगर आप भूल गए तो आपके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नर्स्ट इक्वेशन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ई सेल जीरो हो जाता है और आपकी नर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन फर्दर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लॉग के इक्विलिब्रियम यही है, बाकी सब टर्म्स को हम यहाँ ले गए हैं, ठीक है। अब बेटा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आएगी इसको हम x मान लेते हैं। लेट्स से कि ये वैल्यू कैलकुलेटेड x है, तो आपको अगर k इक्विलिब्रियम निकालना है ना, आपको k इक्विलिब्रियम निकालना है तो वो हो जाएगा बेटा 10 की पावर x। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास log k इक्विलिब्रियम सॉल्व करके आ जाता है 34, तो आपका k इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 34। यही आपका आंसर होगा और आपको अपने एग्जाम में आंसर यहीं छोड़ के आना है, इससे आगे आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। मान लो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ये पूरी की पूरी 34 आती है तो आपका आंसर ये आएगा। ये है इस बात का मतलब। नींद में भी याद होना चाहिए मैम ने इसको कैलकुलेट करना कैसे सिखाया है, क्योंकि बेटा इस पर से सवाल आता ही है, हर एग्जाम में आता है। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आता है, कोई एग्जाम नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखो, कोई भी नहीं है ऐसा एग्जाम, ठीक है। जल्दी लिखिए, यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इतना है बेटा आपका सबसे पहले इक्विलिब्रियम एंड नर्स्ट इक्वेशन से जुड़ा हुआ पार्ट। उसके बाद क्या आता है आपके पास, अगली चीज, अगर बेटा गैल्वेनिक सेल में हमने अब तक क्या करा, हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी यूज नहीं करी थी, बट अगर इन केस आप एक्सटर्नल बैटरी यूज कर देते हैं जो कि इस रिस्पेक्टिव कंडीशन में हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ये जो है आपके सामने मैंने एक्सटर्नल बैटरी को भी यूज कर दिया है, तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, सब चीजें आपको पता है, बस मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। अगर बेटा आपका इंटरनल पोटेंशियल जो सेल का है, जो सेल का पोटेंशियल है, मान लीजिए कि आपके सेल का पोटेंशियल, मैं अगर आपसे डैनियल सेल की बात करूं, है ना, अगर बेटा मैं आपसे डैनियल सेल की बात करूं तो आपको पता है ई नॉट इंटरनल पोटेंशियल उसका 1.1 वोल्ट आता है ना। तो अगर बेटा हमारा ई इंटरनल पोटेंशियल ज्यादा ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका जो आप बाहर से पोटेंशियल लगा रहे हैं, है ना, अगर वो आपने बहुत ही कम लगाया, मतलब 1.1 से कम लगाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो पोटेंशियल लगाया ई नॉट एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आपने लगाया वो आपने 0.5 वोल्ट लगाया, यानी कि आपके ई इंटरनल से कम है तो सेल जैसे वैसे काम करता है। अगर आपने सेम लगा दिया, यानी कि आपने ई नॉट एक्सटर्नल को भी 1.1 वोल्ट ले लिया तो सेल वहीं की वहीं रुक जाती है। और अगर आपने ई एक्सटर्नल को ई इंटरनल से ज्यादा ही ले लिया, है ना बेटा, अगर आपने उसको ई इंटरनल से ज्यादा ही ले लिया तो सेल विल कंटिन्यू टू वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उस सिचुएशन में बेटा आपका गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसी के लिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर बेटा लेट से हमने कंडीशन में ले लिया है ई नॉट एक्सटर्नल लेट से 1.5 वोल्ट, तो सेल विल स्टार्ट वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हमारी सेल तैयार है। नेक्स्ट विच इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पर चीजें बिल्कुल बदल जाएगी, हम चैप्टर के दूसरे पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। गैल्वेनिक सेल हमने डन कर लिया है, अब हम पहुंचे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम सब कुछ जानते हैं बेटा कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, है ना। यानी कि हम अगर सेल में हमारा जो वर्किंग है उसमें अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल ही ना दें, बैटरी ही ना लगाएं, तो ये सेल कभी वर्क ही नहीं करने वाला। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, करेक्ट। यहाँ पर बेटा ध्यान रहे
यहाँ इसका उल्टा होता है, वहां लोन था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो यहाँ पर एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड ऑब्वियसली फिर नेगेटिव रहेगा। वहां बेटा हम जब रिएक्शन करते हैं ना तो दो बीकर हम ले रहे थे, लेफ्ट में जिंक ले रहे थे, राइट में कॉपर ले रहे थे। यहाँ सारी कहानी सिंगल बीकर में ही होती है। एंड यहाँ पर हम दो तरीके से इसे पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर बेटा हमें पढ़ना होता है कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रोलिसिस पर मिलने वाले हैं, और यहाँ हमें पढ़ना होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उनका अमाउंट क्या है, उनका अमाउंट हमें क्या मिलने वाला है। भाई प्रोडक्ट्स तो जो मिले हैं वो मिले हैं, बट उनका अमाउंट, उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड देन वी हैव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वन बाय वन दोनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें सबसे पहले वर्किंग को पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको वर्किंग समझाती हूँ यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द बीकर। यहीं से ही आप समझ जाइए वर्किंग। उसके बाद हम सीधा प्रोडक्ट की बात करेंगे। हम सीधा बेटा किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। ये हमारे पास हमारे क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको लेट से मैंने डिप करा है एक सोल्यूशन के अंदर, एक मैंने सोल्यूशन के अंदर डिप करा है बेटा। वो सोल्यूशन जो है मेरे पास मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन है, और कौन सा है बेटा, मोल्टन है। कौन सा है बेटा, NaCl का सोल्यूशन है और मोल्टन सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन मेरे पास प्रेजेंट है दैट इज NaCl, आपका मोल्टन सोल्यूशन है ना। और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है बेटा, मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका नेगेटिव है, यानी कि ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द बैटरी लाइक दिस, करेक्ट। अब होता क्या है बेटा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं आपका NaCl टूटता है। टूटेगा बेटा किस में, Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। जो रिस्पेक्टिव आयंस आपको मिलते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, वहीं जाके ही अपना काम शुरू करते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये आपका पॉजिटिव पे जाएगा, यानी कि ये कहाँ पे जाएगा बेटा, कैथोड पे जाएगा, और ये कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, और जाकर ये अपनी अपनी रिएक्शंस करेंगे। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, और Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के Cl प्लस Cl Cl2 में। यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं ऑन द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर आपको सोडियम डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखाई देगी, और ये है आपकी वर्किंग। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं NaCl की, है ना, कौन सा बेटा, आपका मोल्टन। तो ध्यान रहे बेटा कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा, ठीक है। तो एनोड पर बेटा आपको मिलने वाला है मोल्टन के केस में यहाँ पर Cl2 गैस, और कैथोड पे आपको मिलना है बेटा सोडियम डिपॉजिट होता हुआ। और अगर हम यहीं पर NaCl एक्वस ना लेकर, NaCl जो है मोल्टन ना लेकर NaCl एक्वस ले लें, तो उस सिचुएशन में बेटा आपको एनोड पर फिर से Cl2 मिलेगा, पर आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, है ना। ये सब वर्किंग हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। देन वी हैव H2SO4, कौन सा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो यहां पर आपको मिलता है आपका आयन S2O8 2 नेगेटिव, जो कि कन्वर्ट होकर आपको देता है H2S2O8, और यहां पर आपको मिलता है बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस। एंड अगर आप H2SO4 है ना बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड ले लेते हैं, तो आपको यहां पर मिलती है बेटा आपकी O2 गैस, और यहां तो आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। तो इस तरीके से ये वर्किंग्स जो है इनका आपको ध्यान रखना है। ये वर्किंग जो है बेटा इसका आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि आपको एनोड पे क्या मिल रहा है, कैथोड पे क्या मिल रहा है ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ध्यान रहे, ये मैंने आपके लिए टेब्यूलर फॉर्म में बना दिया है। NaCl में एनोड पे कैथोड पे क्या मिलेगा, NaCl एक्वस में क्या मिलेगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में क्या मिलेगा, H2SO4 डाइल्यूटेड में क्या मिलेगा। एंड उसके बाद बेटा अगला है आपके पास जो दैट इज फिफ्थ
कॉपर सल्फेट अगर आप बेटा मोल्टन लेते हैं, कॉपर सल्फेट अगर आप मोल्टन लेते हैं तो एनोड है आपके पास एंड आपके पास कैथोड है। तो एनोड पर बेटा आपको क्या मिल जाएगा, आपका सिंपल एनोड पर बेटा आपको मिल जाएगा फिर से S2O8 नेगेटिव, विच इज बस यही मिलेगा। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको फर्दर कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, और यहाँ आपको मिलेगा बेटा कॉपर। 6 पर अगर आपके पास कॉपर सल्फेट एक्वस है तो यहाँ आपको मिलेगा बेटा एनोड पर कौन, O2 गैस, और यहाँ आपको बेटा क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता हुआ। और अगर आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ही लिया है ना बेटा, आपका कौन सा मोल्टन, और आपने जो इलेक्ट्रोड्स लिए वो भी बेटा किसके लिए, कॉपर के ही लिए, तो यहाँ पर आपको एनोड ही कॉपर पे ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखाई देगा और कॉपर ही रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये सब चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है कि आपके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, क्या इनकी वर्किंग है, वो सब कुछ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वो सब कुछ आपको आता है। अब आपको बस ये याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, ये सब कुछ हो जाने के बाद बेटा अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है बेटा, हमारे पास जो है अगला क्वालिटेटिव के बाद अगली चीज अब हमारे पास क्या आती है। क्वालिटेटिव हमने पढ़ लिया यार कि हमारे पास किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस, बट अब हमें प्रोडक्ट तो मिल गए, अब उसका अमाउंट, कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लॉज। कुछ फेरेडे नाम के साइंटिस्ट ने हमें कुछ लॉज दिए हैं, जैसे कि फेरेडे फर्स्ट लॉ एंड फेरेडे सेकंड लॉ। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, मैं आपको बस कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, आप उनको फॉलो करिए और आपके सभी न्यूमेरिकल्स बहुत आराम से हो जाएंगे, है ना। चलिए अब सबसे पहले आता है बेटा फेरेडे का फर्स्ट लॉ। सबसे पहले बेटा आता है फेरेडे का फर्स्ट लॉ, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने मार्क किया है। फेरेडे फर्स्ट लॉ जो हमसे क्या कहता है, जो हमसे कहता है बेटा आप कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका वेट जो है डिपॉजिट होता है। आप जिस रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू से अपनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करेंगे, आपका वेट डिपॉजिटेड भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। ये आपका क्या है, फेरेडे का फर्स्ट लॉ, क्योंकि आपको पता है बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं और आपके पास अमाउंट डिपॉजिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको क्लोरीन गैस इवॉल्व होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये सोडियम डिपॉजिट जो हुआ, इसका अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। फेरेडे का फर्स्ट लॉ। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जुड़े हुए हैं बेटा कुछ और फॉर्मूलेज भी जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू चार्ज बाय फेरेडे, सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय फेरेडे। तीसरा आता है बेटा मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय फेरेडे। और चौथा आता है बेटा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय फेरेडे। ये सभी के सभी फॉर्मूलेस का आपको यूज करना है और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको कोई भी गलती होगी आपकी, ठीक है। ये सभी के सभी फॉर्मूलेस को आपको बस ध्यान रखना है, सभी के सभी फॉर्मूलेस का बस आप ध्यान रखिए। ये आपका बेटा सबसे पहला फॉर्मूला बनता है, ये बेटा आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला बनता है और ये आपका चौथा फॉर्मूला बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस फॉर्मूले से उनके सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली निकल जाते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। तो आप भी इन फॉर्मूलेस का ध्यान रखिए, ध्यान रखें। जब एन फैक्टर की बात करी जाती है तो जब आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उस केस में आपका एन फैक्टर होता है 2। जब आपकी O2 गैस निकलती है एन फैक्टर होता है 4। Cl2 गैस निकलती है एन फैक्टर होता है 2। ये एन फैक्टर्स मैं इन्हीं के साथ ही लिख रही हूँ कि जब आपको ध्यान रहे कि आपके वॉल्यूम जब आपको निकालनी है तो उस केस में गैसेस के एन फैक्टर्स क्या रहेंगे, सब कुछ मैं आपके लिए लिखती हुई भी चल रही हूँ। ये सब कुछ बेटा मैं आपके लिए लिखती हुई भी चल रही हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की ना आए,
है ना, कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की ना आए। ये सब के सब फॉर्मूले इसका यूज करिएगा, आंसर बहुत आराम से निकल जाएंगे। आफ्टर दैट, अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला जब भी वो आपसे पूछेगा तो वो आपको हमेशा कंडीशंस एसटीपी की मेंशन जरूर करेगा, ठीक है। परफेक्ट हो जाएगा, कोई भी सवाल निकालना सब बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास जो है, अगर पूछा जाए, है ना, पूछा जाए बेटा आपसे अगली चीज, मैं अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा सवाल भी दे दूं, है ना, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दे दूं, जैसे मान लो बेटा आपसे बोलता है, मान लो बेटा आपसे बोलता है कि आपके पास जो है लेट्स से NaCl, NaCl इज इजी, वी कैन टेक इट एज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको दिया हुआ है बेटा एक्वस, है ना। अब जब वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी गई है ना, जब बेटा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी गई है तो वहां पर आपके पास करंट जो पास हुआ है दैट इज 96500 कूलम, एंड आपके पास जो टाइम है दैट इज 10 सेकेंड्स, 9650 एम्पेयर एंड टाइम इज दिस मच सेकेंड। और आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास कॉपर सॉलिड का वेट कितना डिपॉजिट हुआ है और O2 गैस कितनी इवॉल्व हुई है अगर कंडीशंस एसटीपी की हैं तो बेटा बस आपको अपना एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय फेरेडे, और चार्ज को आप लिख सकते हैं I इंटू टी। ये आपको अपना फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करके एक तो आपको कॉपर सॉलिड दिखेगा और एक आपको मिलेगी O2 गैस। ये आपके प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, करेक्ट। ये आपको किस पे मिलने वाला है, आपके कैथोड पर, और ये बेटा आपको किस पे मिलने वाला है, एनोड पर। यहाँ पर बेटा आपके पास एन फैक्टर रहता है 2, यहाँ पर बेटा आपके पास एन फैक्टर रहता है 4, है ना। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ये सब चीज़ें आप क्लास में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है कि हमें सबसे पहले निकालना है वेट, तो वेट हमें कॉपर का निकालना है ना। मोलर मास होता है बेटा इसका 63.5, एन फैक्टर है 2, आई कितना है बेटा 9650, टाइम कितना है बेटा 10 सेकेंड, है ना। नीचे क्या है फेरेडे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500, जो भी आपका वेट होगा आप निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से जो भी बेटा आपका वेट आएगा आप अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय फेरेडे, करेक्ट। वॉल्यूम आपको निकालनी है 22.4 इंटू एन फैक्टर इज 4, दिस इज 9650 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9650, कैलकुलेट द वॉल्यूम वट एवर इज कमिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो आपसे पूछा जाए वो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। बस यूज दिस फॉर्मूला, डू नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला, जस्ट डू नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला एट ऑल, ध्यान रहे, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं बेटा हम फेरेडे के सेकंड लॉ पे। अब हम आते हैं बेटा किस चीज पर, फेरेडे के सेकंड लॉ पे, दैट इज द सेकंड लॉ बाय फेरेडे। फेरेडे का सेकंड लॉ वो ये कहता है बेटा, फेरेडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, फेरेडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। अब हम आपको ये सिखाते हैं कि फेरेडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। वो आपसे कहता है बेटा कि अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना, Q यानी कि चार्ज, अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास करते हो कुछ सोल्यूशंस में से, है ना, कुछ मान लीजिए 3 टाइप के सोल्यूशंस में से आप पास करते हो। मान लीजिए कि आपने NaCl लिया, कितना, लिक्विड यानी कि मोल्टन, है ना। आपने लिया बेटा MgCl2 लिक्विड यानी कि मोल्टन, और आपने लिया बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड लिक्विड यानी कि मोल्टन। आपने ये तीनों चीजें ले ली, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर आपकी क्लोरीन गैस बनेगी, वो तो उड़ जाएगी, क्लोरीन गैस बनेगी, वो तो उड़ जाएगी, यहाँ पर भी बेटा क्लोरीन गैस बनेगी, वो भी उड़ जाएगी। तो आपके पास डिपॉजिट कौन होगा, सोडियम पॉजिटिव, है ना। कौन डिपॉजिट होगा बेटा, सोडियम। यहाँ पर Mg+2, है ना, Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा, ये डिपॉजिट होगा। और यहाँ पर बेटा एल्यूमिनियम+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम सॉलिड बन जाएगा। तो ये चीजें आपके पास आपको डिपॉजिट होती हुई दिखाई देंगी। तो ध्यान रहे बेटा, अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास कर रहे हैं 3 सॉल्यूशंस में,
से जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज, जो कि बेटा यहाँ पर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में ये कनेक्टेड है। अगर ये 3 सॉल्यूशंस में से पास कर रहे हो जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो डिपॉजिट्स ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। तो ध्यान रहे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये है बेटा ये लॉ। तो बस यही सब इन्होंने लिखा है और यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख के भी दिखा दिया है। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो भी मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया है। ये है बेटा एक लॉ, फेरेडेज का सेकंड लॉ। जो यहाँ पर लिखा है वो मैंने आपको लिखित में समझा दिया है। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करोगे तो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स जो डिपॉजिट होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। करेक्ट, सेकंड लॉ। अब उसके बाद बेटा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस रिस्पेक्टिव लॉ। मैंने आपको समझा दिया है, बस आप अपने ग्राम इक्विवेलेंट्स के सभी फॉर्मूलेस को बस ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं तो मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूलेस भी लिख देती हूँ। सबसे पहला बेटा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। ई का मतलब क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट, है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा आपका क्या, मोल इंटू एन फैक्टर। तीसरा होता है बेटा आपके पास नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और चौथा होता है बेटा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। ये सभी के सभी फॉर्मूले होते हैं आपके पास ग्राम इक्विवेलेंस के। अगर आपको लगता है आपको किसी भी तरीके से इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, जहां आपको ज़रूरत पड़े, है ना। हम माइंड मैप की बात करें तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपके पास हम ब्लैक बोर्ड पर पहुंचा देंगे। मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर दिख नहीं रहा है अच्छे से, मोल इंटू एन फैक्टर वॉल्यूम इन लीटर, अब अच्छे से दिख रहा है। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेटा कंडक्टेंस। तो हमने अभी गैल्वेनिक सेल कर लिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर लिया है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंडक्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर 4 पार्ट्स में मेजर डिवाइडेड होता है, जिसमें हम 2 पार्ट्स डन कर चुके हैं। जितना भी बेटा मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है बेहद इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज प्रेजेंट विच इज लेस इंपॉर्टेंट। आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग लेस इंपॉर्टेंट। जितना है आपको आना ही चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। जितना आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है वो बेटा आपको नींद में भी याद होना चाहिए, है ना। ओके, नाउ उसी एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम अब प्रवेश कर रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके पास बेहद बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अब हमें वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले जब हम कंडक्टेंस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, उनको हमें देखना है। सबसे पहले आती है कंडक्टर। आपको पता है बेटा कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्टर्स। इंसुलेटर कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स की भी बात करूं तो वो 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जो क्या होते हैं, डिसोशिएट नहीं होते, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं इनटू आयंस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, भूलना नहीं है, दैट डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। ये बात जो है ना, इस पर मैंने स्टार लगा दिया है। ये बात दिमाग में से निकलनी नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि कौन कौन हो सकते हैं, मेटल्स, है ना, ग्रेफाइट्स, ग्राफिकल्स लिखा हुआ है बेटा, ये ग्रेफाइट होगा, मेटल, ग्रेफाइट, जो भी बेटा कंडक्टर हो,
है ना, मेटल्स भी होते हैं, आपके ग्रेफाइट भी होता है। आपको पता है ना बेटा, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने का रीजन होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में नहीं टूटता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमें किससे मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है, और हमें ये इंपॉर्टेंटली नहीं पढ़ना होता, हमें इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कंडक्शन होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ होता है कंडक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ द आयंस। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकल जाए, एक एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हमने अब फर्दर पढ़ना है किस चीज को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें, आपको पता है बेटा वहां पर कंडक्शन किसकी वजह से, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। किसकी वजह से बेटा, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, है ना। और फ्लो ऑफ आयंस कैसे होता है, डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट होते हैं और आपको आयंस मिलते हैं, है ना, उन आयंस की वजह से कंडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिसोशिएट होते हैं बेटा, तो दो टाइप के आपको मिलते हैं, एक होता है बेटा वीक और एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग, है ना। अब जो आपके वीक होते हैं वो ढंग से डिसोशिएट होते नहीं हैं, वो लेस एक्सटेंट में डिसोशिएट होते हैं बेटा, और जो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना। इस चीज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑसवेल्स डिल्यूशन लॉ। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए बेटा कि मैं आपके सामने अगर HCl लिखूं, है ना, अब आपको HCl को डिसोशिएट होता हुआ देखना है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो टाइम बेटा जब T0, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है, तो मान लीजिए कि इसका 1 मोलर हमने ले लिया, तो यहाँ क्या है, 0 है ना। अब क्या है बेटा, कुछ समय के बाद, या मान लीजिए एंड ऑफ द रिएक्शन में, ये बेटा क्या हो जाएगा, एंड नहीं लेते हैं अभी, पहले कुछ और बीच का पार्ट ले लेते हैं, 10 सेकेंड पे बात करते हैं। तो बेटा इसमें से कुछ डिसोशिएट होगा और इसमें से कुछ बनेगा, है ना, कुछ डिसोशिएट होगा और कुछ यहाँ पर बन जाएगा। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ते हो। और जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। HCl बेटा क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, यहाँ पर अल्फा क्या होता है, 100% होता है, यानी कि अल्फा, है ना, अल्फा 100% नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर 100% डिसोशिएशन होता है। क्या होता है बेटा, 100% डिसोशिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1। और अल्फा को हम बोलते क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, यानी कि कितने एक्सटेंट तक आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटा, है ना, कितने एक्सटेंट तक बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटा, उसको हम प्यार से बुलाते हैं बेटा अल्फा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बेटा अल्फा क्या होता है, 1 होता है। सारे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अल्फा होता है बेटा वो 1 होता है। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकले, ठीक है। दे डिसोशिएट कंप्लीटली, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बेटा हमेशा और हमेशा 100% डिसोशिएट होते हैं, हम इस बात को जानते ही हैं। और उसी तरीके से अगर मैं आपके सामने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ, लेट्स से मैं ले लेती हूँ बेटा सबसे फेमस आपका CH3COH, अब वो तो बेटा कंप्लीटली डिसोशिएट होगा नहीं, तभी तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का एरो लगाते हैं और यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम का एरो नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन मैं 1 ना लेकर C ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक लॉ भी समझाना है यहाँ पर, ऑसवेल्स डिल्यूशन लॉ, है ना। इनिशियली तो बेटा ये दोनों कुछ बनेंगे नहीं, जब तक रिएक्शन शुरू नहीं होती है तब तक तो ये कुछ बनेंगे नहीं। कुछ समय के बाद, है ना, T सेकेंड्स, T टाइम, कितना भी समय के बाद ये बेटा कुछ डिसोशिएट होगा और ये कुछ बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कभी भी कंप्लीटली डिसोशिएट 100% डिसोशिएट नहीं हो पाता। स्ट्रॉन्ग हो सकता है बेटा, वीक 100% नहीं हो सकता, 99% हो सकता है बट 100% नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रहे ये बात। अब ये बेटा क्योंकि आपको पता है कि ये आपका एक एसिड है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा Ka क्यों लिखा है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक वीक एसिड के लिए लिख रहे हैं, तो हमें Ka लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेटा रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा,
CH3, COO नेगेटिव, H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय बेटा क्या CH3 COOH, जो कि आपके पास निकल के आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर C अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। ये बेटा आपके पास आपके Ka की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमेशा ध्यान रहे बेटा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट्स नेवर इक्वल टू 1, इट्स नेवर इक्वल टू 1। तो ये हम जो चीज यहाँ पर समझ रहे हैं इसको हम लिखते हैं अंडर द टॉपिक ऑसवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ। किसके अंडर लिखते हैं बेटा हम इसे? ऑसवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ। किसके लिए लिखते हैं बेटा हम? ऑसवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ। तो सब चीजें आपने लिख ली है यहाँ पर, हर चीज आपके सामने प्रेजेंट है, हर चीज, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमेशा अल्फा की वैल्यू 1 होगी, वीक के लिए हमेशा अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी। वीक लेस एक्सटेंट में डिसोशिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली होते हैं। और फिर हमारे पास एक और कैटेगरी भी आती है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि डिसोशिएट होते ही नहीं है, जो कि बेटा दैट डू नॉट डिसोशिएट एट ऑल इनटू आयंस। ये तो बेटा डिसोशिएट होते ही नहीं है, तो इनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ध्यान रहे, सभी बच्चों को ध्यान रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रहे। अब अगली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पूरा डिसोशिएट होगा, ज्यादा आयंस मिलेंगे, है ना। देखो बेटा, कंडक्टेंस में हमें सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पे ही देना होता है। किसी भी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल रहे हैं ना, किसी भी तरीके से, तो आपका कंडक्टेंस ना बेटा ज्यादा ही होगा। तो आपको बस इसी बात पे ध्यान देना होता है कि किस तरीके से मेरे नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, पर किस किस तरीके से। तो सबसे पहले बेटा आपका खुद इलेक्ट्रोलाइट ही है। सबसे पहले बेटा क्या है आपका? खुद इलेक्ट्रोलाइट ही। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, ज्यादा आयन मिलेंगे। वीक है तो कम डिसोशिएट होगा, कम आयंस मिलेंगे। करेक्ट, इज लेस देन 1। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट अल्फा इज लेस देन 1 फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अगला फैक्टर आता है बेटा आपका टेम्परेचर। आपको पता है आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, चाहे आप वीक लो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा डिसोशिएट होगा, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। तो टेम्परेचर और कंडक्टेंस का बराबर का रिश्ता है ना, बढ़ेगी कंडक्टेंस। उसके बाद बेटा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, कितना आपका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, कितने एक्सटेंट तक टूटता है। 10% टूट रहा है, 20% टूट रहा है, 30% टूट रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी बताएगा। करेक्ट। तो आपको पता है बेटा जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा उतने ही ज्यादा आपको आयंस मिलेंगे और उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी बेटा? कंडक्टेंस होगी। उतने ही ज्यादा आपको आयंस मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा बेटा आपकी कंडक्टेंस होंगी। अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, कितना एक्सटेंट तक टूटता है, जितना टूटेगा उतने आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। करेक्ट। अगला फैक्टर है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। अगला फैक्टर है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। अभी आपने मेरे साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करा है, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, करा है ना डिस्कस। कैसे? यहाँ देखो, अभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, अभी मैंने इसको यहाँ इस तरीके से लिखा था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। सी को कॉमन लेके बस मैंने कैंसिल कर दिया है, नथिंग एल्स। सी को बस मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, तो बस वही चीज को इसने यहाँ पर लिख दिया है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन इसने साथ में ना बेटा एक कंडीशन भी लगा दी है कि अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है तो हम अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फा मान लो बहुत ही कम है 0.00001, तो आप उसको 1 के रिस्पेक्ट में हटा सकते हैं। आप 1 में से 0.0001 वैल्यू को कैंसिल भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, तो 1 पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। तो के किस में आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ जाएगी बेटा? 1 अपॉन रूट सी। ये हमें वैल्यू को ध्यान रखना होता है। अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, है ना। और आपके पास सी का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस भी होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, कंडक्टेंस उतना कम। कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा आपके सोल्यूशन का, कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। ध्यान रहे, कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम, कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
ध्यान रहे, हम यहाँ पर अल्फा को कंडक्टेंस लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है अल्फा से ही आपको नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे और नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा मिलेंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। अगला फैक्टर आता है बेटा आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें आपका रिस्पेक्टिव सोल्यूट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहे हैं, है ना। मान लो बेटा आपने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया, आप उसको पानी में डाल दें या आप उसको हनी में डाल दें। पानी में डाल देंगे तो आयंस बड़े तेज तेज चलेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर भागे भागे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, है ना। तो भागे भागे बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे कि नहीं। यहाँ पर आपने NaCl डाला पानी में, आपने NaCl डाल दिया हनी में, NaCl टूटा, आयंस भले अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचना है ना उनको, पानी में डाल दोगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। आप हनी में डाल दोगे या H2O2 में डाल दोगे तो उनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आयंस की मूवमेंट रिटार्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो वो चल नहीं पाते बेटा वो फिर आराम से। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जितनी ज्यादा होगी ना बेटा, आपका कंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग से बिल्कुल ना निकले, इससे ज्यादा कोई फैक्टर आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे फैक्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब इसके बाद बेटा हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ने होते हैं बहुत सारे के सारे फॉर्मूलेस और बहुत सारी के सारी यूनिट्स। तो मैं 1 बाय 1 सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके लिए लिख रही हूं यहाँ पर बेटा। अब हमारे पास बन रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का एक कॉलम जो आपको इस टॉपिक से ध्यान रखना है। किससे बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR, है ना। यहाँ पर आपको R की यूनिट का ध्यान रखना है। R की यूनिट होती है बेटा ओम, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, V इज इक्वल टू IR ओम। उसके बाद बेटा अगला जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दैट इज योर R इज इक्वल टू रो L बाय A, जहां पर रो आपके पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। रो आपके पास क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी होती है, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर L क्या होता है बेटा, लेंथ, A क्या होता है बेटा, एरिया, करेक्ट। रो की यूनिट की अगर आप बात करो तो बेटा आपके पास होता है ओम, सेंटीमीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। अगर आपसे SI की बात करी जाएगी बेटा, ध्यान रहे कि अगर आपसे यूनिट्स के टाइम पर SI यूनिट्स की बात करी जाएगी तो आप हमेशा मीटर में बात करिएगा, आप सेंटीमीटर में बात कभी नहीं करेंगे। SI यूनिट अगर लिखा है तो मीटर में आंसर होगा, क्योंकि यूनिट मीटर में ही SI है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो ध्यान रहे, तो ये आपकी रेजिस्टिविटी हो गई बेटा, ध्यान रहे इस चीज का। यूनिट और फॉर्मूला आपसे दोनों पूछा जाता है, यूनिट एंड फॉर्मूला आपसे दोनों पूछा जाता है। तीसरा बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R को आप लिख सकते हैं 1 बाय G। G का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, जिसको आप मो भी लिख सकते हो, जिसको आप साइमन भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब की सब यूनिट्स होती है किसकी बेटा, कंडक्टेंस की। एंड आफ्टर दैट वी हैव द फोर्थ वन दैट इज कापा। कापा जो होता है बेटा दैट इज 1 अपॉन रो, और उसकी यूनिट होती है बेटा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये है आपकी बातें सारी किस चीज की, कापा की। सब कुछ मैंने अलग अलग पेन से लिखा है ताकि आपको एकदम आराम से आइडेंटिफाई कर सके। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे हो गए, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए बेटा, एक ओम्स लॉ, एक रेजिस्टिविटी, एक कंडक्टेंस और एक आपके पास क्या, कापा। ये सब के सब पॉइंट्स हो गए आपके पास, सब के सब बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी फॉर्मूलेज बेहद इंपॉर्टेंट है, सबकी यूनिट लिख दी है, सबका फॉर्मूला लिख दिया है ना। और बेटा कापा को आप क्या बोल सकते हैं, कापा को आप क्या बोल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कापा को आप बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। कापा को बेटा आप बोल सकते हैं कंडक्टिविटी और
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक फॉर्मूला होता है जो कापा को G इंटू जी स्टार से जोड़ता है। ये फॉर्मूले का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर G जो होता है बेटा, यहाँ आपके पास G होता है कंडक्टेंस, G बेटा आपके पास होता है कंडक्टेंस, एंड G स्टार को आप बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है L/A, यानी कि इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार से बहुत सारे सवाल निकलते हैं, बिल्कुल भी इस बात को ना भूलें। ठीक है, सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। कापा के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं, बिल्कुल भी ना भूल जाएं। आफ्टर दैट वी हैव बेटा सम अनदर डेफिनेशंस, जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पर बेटा बस हमें ध्यान देना होता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब ये फर्दर जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनसे बहुत सवाल बनते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप कंडक्टिविटी, मोलर या इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको उन रिस्पेक्टिव आयंस की बात करनी है जो कि एक मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से मिले हैं, या फिर वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस मिले हैं उनकी बात करनी है, और आपको कोई बात करनी ही नहीं है। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बस। एंड अगली चीज क्या है, इससे जुड़े हुए फॉर्मूले क्या है वो भी हम देख लेते हैं बेटा। इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला है सबसे पहले तो डेल मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज योर कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। करेक्ट, ये आपके पास सबसे पहला आपका फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद बेटा इसका जो फॉर्मूला आपके पास बनता है दैट इज डेल ई क्यू विच इज कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी। m इज मोलैरिटी, n इज नॉर्मैलिटी। m यहाँ पर बेटा किस चीज के लिए हम मेंशन कर रहे हैं, मोलैरिटी के लिए मेंशन कर रहे हैं, और n को हम मेंशन कर रहे हैं किस चीज के लिए, नॉर्मैलिटी के लिए। ये बातें आपके दिमाग में से बिल्कुल भी ना निकले। देन है इसकी यूनिट्स। अब यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमेशा आपको ध्यान रखना, अगर आपसे एसआई में पूछा जाएगा तो मीटर आएगा। अगर बेटा इसकी यूनिट की बात करी जाए तो यहाँ आप लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन सेंटीमीटर वाले एपेरेटस में या अपने इलेक्ट्रोड्स के साइज को सेंटीमीटर के हिसाब से लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर की यूनिट्स की बात करते हैं। हमसे एसआई पूछा जाएगा तो हमें मीटर में ही आंसर करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब ये सब फॉर्मूलेज हो जाने के बाद, इन सब की यूनिट्स को जान लेने के बाद, सारे फॉर्मूले हो चुके हैं सब के सब। अब सबकी यूनिट्स को जानने के बाद अगला जो बेटा हमारा टॉपिक आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब ये सब चीजें जानने के बाद हमें इन सभी के सभी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कापा, रेजिस्टिविटी, सब इन सब का डाइल्यूशन से क्या रिश्ता है। अगर आप डाइल्यूशन कर दें यानी कि आप वॉल्यूम को बढ़ा दें, डाइल्यूशन कर दें यानी कि आप वॉल्यूम को बढ़ा दें, यानी कि आप सिंपल अपना सॉल्वेंट को ऐड करना शुरू कर दें, आप इस तरीके से डाइल्यूशन करना शुरू कर दें, तो आपको दिखाई देगा बेटा सबसे पहले तो बेटा जो आपकी कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे आपकी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। यानी कि सिंपल मैं आपसे यहाँ से कह सकती हूँ कि जो आपका G होता है that is directly proportional to dilution. G is directly proportional to dilution. ध्यान रहे ये बात। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें आपसे कापा की, तो कापा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन की। अगर आप कापा की बात करें, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, तो कापा की वैल्यू बढ़ती नहीं है, घटती है, इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अपना मोलर कंडक्टिविटी लें या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लें, दोनों ही डाइल्यूशन के साथ क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं।
दोनों ही बेटा क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। तो ये बातें आपके दिमाग में से ना निकल जाए, ये सभी की सभी बातें बेहद इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट सवाल आता है बेटा, इनसे डायरेक्ट सवाल आता है। इवन इतना डायरेक्ट कि कभी कभी आपको सिर्फ दिमाग भी नहीं लगाना, वहां से सीधा डायरेक्ट एक ही चीज पूछ लेगा कि डाइल्यूशन का असर इस पर क्या है, बस। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सेकंड वाला होता है, 3 स्टार इसलिए लगा दिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के फिर भी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बात आपको ध्यान रहे। अब अगली चीज आती है बेटा, अब अगली चीज हमारे पास आती है, दैट इज कि हमारे डाइल्यूशन का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे किस तरीके से पड़ता है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे किस तरीके से पड़ता है, तो हमें उसको पढ़ना होता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, del MC इज इक्वल टू del M नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं डेबाय-हकल इक्वेशन, डेबाय-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन, डेबाय-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम निकालते हैं। यहाँ पर हर चीज का अपना एक मतलब है, आपको पता है। डेल एम सी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन सी, है ना, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन पे, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कापा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलारिटी। डेल एम नॉट जो आपके पास होता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। डेल एम सी क्या है, डेल एम नॉट क्या है, डेल एम सी इज डेल एम नॉट माइनस ए रूट सी, सी का मतलब बेटा यहाँ पर सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ही है, और ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ए बेटा यहाँ पर क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, और सी का मतलब है यहाँ पर क्या, आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर बेटा हमें एक ग्राफ स्पेसिफिकली बनाना होता है, हमें यहाँ पर बेटा एक ग्राफ स्पेसिफिकली बनाना होता है ना। तो ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग तरीके से बनता है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा ये ग्राफ अलग अलग तरीके से बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे डेल एम, यहाँ हम लिखेंगे रूट सी, यहाँ पर भी हम लिखेंगे बेटा डेल एम, यहाँ लिखेंगे रूट सी। तो अगर आप अपने रिस्पेक्टिव जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। आई शुड मेक इट माई सेल्फ, ये ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो आप जो है ग्राफिकली अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस तरीके से चेंज होती है। हमेशा ध्यान रहे इस ग्राफ को पढ़ने का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। तो जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, और आप चाहें तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पानी ऐड करते जा रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक पॉइंट पे आके बेटा ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और यही आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। यही बेटा आपके पास क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है, जिसकी वैल्यू आपको लिखी हुई है डेल एम ए नॉट, क्योंकि आपका ग्राफ जो है बेटा वो डेल एम और सी के बीच में है, यानी कि ये जो ग्राफ है उसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं। ये आपके y एक्सिस पे आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट आएगा, c पर कॉन्सेंट्रेशन है, और m आपका क्या है, a यानी कि स्लोप है। हर चीज मैंने आपको y एम एक्स प्लस सी से रिलेट कर दी है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट कर दी है। तो ध्यान रहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकली ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें बेटा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है, ये ग्राफ जो होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से जाता है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं, ये ग्राफ इस तरीके से मूव करता है, हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है, कभी भी उसे टच नहीं करता। तो आपको दिखाई देता है बेटा जब हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम की तरफ मूव करते हैं, डाइल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग की बात करें चाहे वीक की बात करें, हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ध्यान रहे बेटा स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, बट देर इज अ वेरी स्लाइट इंक्रीज, है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, देर इज अ वेरी स्लाइट इंक्रीज इन द वैल्यू, करेक्ट। एंड ये जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको आप ग्राफिकली क्या कर सकते हो,
ग्राफिकली आप उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। करेक्ट, ये 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप वीक की बात करते हो बेटा, तो आपकी डेल एम वैल्यू इंक्रीजेस एब्रप्टली, तगड़ी, बहुत ही ज्यादा तगड़ी वैल्यू इंक्रीज होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन के साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात, है ना। एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट। और आप लेकिन इसको ग्राफिकली ना बेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, ग्राफिकली कैलकुलेट इसे नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। आप यहाँ पर जब इस ग्राफ को पढ़ रहे हैं ना, तो डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटेगा, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, इसलिए मेरी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ये इस बात का रीजन होता है। सब कुछ बेटा आपके नोट्स में प्रेजेंट है, मैंने तो बस आपको माइंड मैप के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है, सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है, हर चीज आपके पास प्रेजेंट है। करेक्ट, आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, हर चीज ब्लैक बोर्ड पे आ चुकी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इधर से बाहर सवाल, तुमको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तुमको नीट के लिए पढ़ना है, हर चीज ब्लैक बोर्ड पर प्रेजेंट है ना बेटा, ध्यान रहे। तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग के लिए है, ये बेटा स्ट्रॉन्ग के लिए है, और ये बेटा वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग मान लो जैसे कि KCl के लिए है, और वीक मान लो जैसे कि CH3COOH के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने तो बस नाम लिख दिया, ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, ये वीक के लिए। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अब देखो यार, प्रॉब्लम क्या है, तुमको पता है कि अगर हम वीक को ग्राफिकली नहीं निकाल पाते तो उसके लिए, है ना, उसको बचाने कौन आते हैं, है ना। वीक की भी तो निकालनी है मुझे, वीक की मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिल पा रही, स्ट्रॉन्ग के लिए मिल पा रही थी ना। डेल एम नॉट जो है तुम ग्राफिकली निकाल पा रहे थे ना, कैलकुलेट कर पा रहे थे ना, ये डेल एम नॉट की वैल्यू। और डेल एम नॉट क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पानी बढ़ाए जा रहे हो, पानी बढ़ाए जा रहे हो, सॉल्वेंट ऐड करे जा रहे हो, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब तुम स्ट्रॉन्ग के लिए तो उसको तुम ग्राफिकली बड़े प्यार से निकाल पा रहे हो, वीक के लिए नहीं निकाल पाते ना। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, कौन आता है उसको बचाने के लिए, कॉलरॉश। कॉलरॉश हमें एक लॉ देता है, कहता है अगर तुमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है, तो सिंपल तुम्हें क्या करना होता है, जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कैटायन और एनायन की जो भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है उसका सम कर देना होता है बस। और जब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमको कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और भी मैं जैसे किसी और के बारे में भी अगर लिखना चाहूँ, जैसे मैं लिखूं डेल एम नॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो वो लिखा जाएगा बेटा 2 डेल एम नॉट एल्यूमिनियम +3 डेल एम नॉट SO4 2 माइनस। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। तो आप चाहे किसी के लिए भी निकालें, आप अपनी डेफिनेशन के हिसाब से इसे बहुत आराम से लिख सकते हैं। किंतु परंतु जब तुम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ कैटायन और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज को ऐड करते हो। तुम कितने नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है उसे कंसिडर नहीं करते। जैसे मान लो बेटा मैं इसी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू फिर से एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए निकालूं, तो बस बेटा इन्हीं बातों पे ध्यान देना होता है कि डेल नॉट EQ एल्यूमिनियम +3 प्लस डेल नॉट EQ SO4 2 नेगेटिव, बस इतने में ही बात खत्म हो जाएगी बेटा, इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। मैंने नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने कैटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटीज का सम किया है। कभी कभी बच्चे इस शब्द से घबरा जाते हैं, लिमिटिंग आयंस कंडक्टिविटी। देखो बेटा कभी भी आपके पास ये शब्द लिखा हो
है ना। ऊपर मुझे लिखने में थोड़ी परेशानी होती है बेटा, मैं यहीं लिख देती हूँ। कभी आपके पास लिखा हो बेटा लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, है ना। अगर बेटा आपके सामने लिखा हो लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, उसका मतलब होगा कंडक्टिविटी, अब जो भी आपकी बात करी जा रही है, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बात हो रही है। लिमिटिंग शब्द से आप समझ जाना बेटा, लिमिटिंग शब्द ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जोड़ देता है। जहां रेड रेड मार्क किया है वो शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये शब्द ही हैं जो हमें परेशान करते हैं और उनको हमें कभी भूलना नहीं है। तो बेटा कॉलरॉश लॉ की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है और बहुत फेमस एक तरीका होता है, उसी से ही कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो बेटा आपको CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वो तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी आप ग्राफिकली तो कैलकुलेट कर नहीं पाते, तो आपको सिंपली क्या पता है, हमें पता है कि भाई CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली सम होगा CH3COO नेगेटिव का और किस चीज का बेटा, H पॉजिटिव का, इनका सम होगा। जाहिर सी बात है इन्हीं का ही सम होगा। तो आपको हेल्प करने के लिए ना बेटा वो कुछ डेटा देगा, कुछ डेटा आपको हमेशा गिवन होगा, कुछ ना कुछ डेटा बेटा आपको इस चीज का हमेशा गिवन होगा। जैसे कि आपको गिवन होगा डेल नॉट मोलर कंडक्टिविटी किस चीज की बेटा, आपके पास गिवन होगा NaCl का, ठीक है, और आपको बेटा गिवन होगा HCl का, और आपको गिवन होगा बेटा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव का। ये सब वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू गिवन होगी x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये गिवन होगा बेटा y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये क्या गिवन होगा बेटा z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको क्या करना है, इन सब को यूज करके इस इक्वेशन को बनाना है ना। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, वेरी फेमस क्वेश्चन। तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। तो ये आपके पास होगा बेटा डेल एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस डेल एम नॉट Cl नेगेटिव, ये आपके पास होगा बेटा डेल एम नॉट H पॉजिटिव प्लस डेल एम नॉट Cl नेगेटिव, ये आपके पास होगा बेटा डेल एम नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस डेल एम नॉट Na पॉजिटिव। तो आपको इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से कुछ ऐसा करना है कि आपको ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाए, है ना, ये डिजायर्ड इक्वेशन बेटा आपको मिल जाए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेकंड और थर्ड को ऐड कर देना है और उसमें से 1 को माइनस कर देना है ना। यही चीजें बेटा आप करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, डेल एम नॉट बेटा HCl को ऐड करेंगे, डेल एम नॉट HCl को ऐड करेंगे डेल एम नॉट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और उससे माइनस कर देंगे डेल एम नॉट NaCl। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा क्या, y प्लस z माइनस x, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्योंकि जब आप इनको ऐड करेंगे बेटा कुछ चीजें कट हो जाएंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी और आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसे हम कर चुके हैं, ये इसका एप्लीकेशन होता है। कॉलरॉश लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है बेटा ये होती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ द कॉलरॉश लॉ, जिससे आप, ये क्या होता है बेटा आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द कॉलरॉश लॉ, ठीक है बेटा। जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है टू कैलकुलेट either the molar conductivity or equivalent conductivity of any weak electrolyte of beta any weak electrolyte
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा एक और इसका बेटा एप्लीकेशन होता है जिससे आप अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बेटा आप कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत ही आराम से। कैलकुलेट करने का तरीका होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल एम सी डिवाइडेड बाय डेल एम नॉट। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। बस इतना ध्यान रहे बेटा, डेल एम सी हमेशा इस फॉर्मूले से निकलेगा। आंधी आ जाए तूफान आ जाए हमेशा इस फॉर्मूले से निकलेगा, या फिर डेल ई क्यू सी बाई डेल ई क्यू नॉट। और डेल एम नॉट निकालने का तरीका हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा बाय द कॉलरॉश लॉ। आपको हमेशा कॉलरॉश लॉ की हेल्प से ही ये मिल पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे डेल एम नॉट का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज एट सम कॉन्सेंट्रेशन सी। ओके परफेक्ट। आफ्टर दैट थर्ड, ये आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के बारे में भी पूछता है बेटा। ये आपसे क्या पूछता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछेगा कि भाई हमें तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना सिखाइए, जिसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। के ए होता है बेटा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने ऑसवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ में भी डिस्कस करा है, मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ। ये 3 एप्लीकेशंस होती हैं बेटा कॉलरॉश लॉ की, जो आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए सी अल्फा स्क्वायर, सी का मतलब बेटा यहाँ पर क्या होगा, सी का मतलब होगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो चाहे तो आपको मोलारिटी में दे सकता है या आपको नॉर्मेलिटी में दे सकता है। एक और बात का ध्यान रखें बेटा, आपका एक रिलेशनशिप होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। तो अगर आपको कभी इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आप इस फॉर्मूले से इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। अब इसके बाद बेटा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज द सेल्स, बैटरीज एंड द कोरोजन। तो बैटरीज का टॉपिक सब कुछ मैंने आपके सामने आपके ब्लैक बोर्ड पर इन द फॉर्म ऑफ द नोट्स लिख लिया है पहले ही, ताकि हम कम समय में से कंप्लीट कर सके। देखो बेटा बैटरीज जो है वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। आप जानते हैं इस बात का। बैटरीज जो आपके पास रहती हैं वो 2 टाइप की रहती है। एक तो रहती है बेटा आपके पास प्राइमरी, है ना, और एक होती है बेटा आपके पास कौन सी, सेकेंडरी। आप जानते ही हैं प्राइमरी वो होती है बेटा जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी वो होती है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसको आप सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, है ना। प्राइमरी बैटरीज आपके पास ये दोनों है, सेकेंडरी बैटरीज अभी आपके पास आगे आएंगी। तो आपको बैटरीज, हर एक इंडिविजुअल बैटरीज में पढ़ना क्या क्या है, आपको बैटरीज में इंडिविजुअली पढ़ना क्या क्या है, आपको बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक बेटा आपका एनोड क्या है और किस चीज का बना है ना, कैथोड किस चीज का बना है। तीसरी आपकी सेल की रिएक्शन क्या है ना। चौथा आपकी ऑल रिएक्शंस प्लस जो भी आपको सेल से पोटेंशियल मिलता है वो सब। ये सब चीजें आपको, 4 चीजें आपको हर एक रिस्पेक्टिव सेल या बैटरी के लिए अपनी रिस्पेक्टिवली याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे बेटा आपके पास सबसे पहले आता है लेक्लांचे सेल, इसमें एनोड किस चीज का बना है, क्या रिएक्शन है, कैथोड किस चीज का बना है, क्या रिएक्शन है। मैंने सब कुछ लिख दिया है बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, अमोनियम क्लोराइड आपको पता है सेल में यहाँ पर कोरोजन करना स्टार्ट कर देता है, हर चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। नेट सेल रिएक्शन क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ देना है, राइट को राइट के साथ जोड़ देना है, आपकी नेट सेल रिएक्शन भी आ जाएगी, और सेल से जो आपको पोटेंशियल मिलता है वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। सिमिलरली बेटा मर्क्यूरी सेल के अंदर भी एनोड किसका बना है, कैथोड किस चीज का बना है, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नेट सेल रिएक्शन क्या है, पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर मैंने स्टेडी पोटेंशियल पर एक स्टार लगा है क्योंकि इस सेल के अंदर हमें एक ही टाइप का पोटेंशियल पूरा दौरान मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का।
मैं इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं दूंगी बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें याद ही रखनी है, और आपको जब याद रखनी है तो आपको बस मैम की इतनी ज़रूरत है कि मैम हमें ये बता दीजिए कि एनोड की रिएक्शन क्या है और किस चीज़ का बना है, कैथोड की रिएक्शन क्या है, किस चीज़ का बना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और नेट सेल रिएक्शन क्या है, अगर पोटेंशियल सेल से मिल रहा है तो वो कितना है। बस इतनी ही बातें आपको मुझसे चाहिए जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दी हैं, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं बेटा लेड एसिड बैटरी की। एनोड किस चीज़ का बना है, कैथोड किस चीज़ का बना है, नेट सेल रिएक्शन क्या है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए कहूंगी, क्योंकि ये एक सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल होता है। लेड एसिड बैटरी बेटा सेकेंडरी एसिड बैटरी का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें क्या है कि ये आपकी बैटरी यूज होती है अपने मतलब जिस तरीके से आपको यूज करनी है, जो भी आपका पर्पस है, और फिर आप उसे बाद में रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज है, रिचार्ज भी हो सकती हैं। जैसे इन्वर्टर होता है अपने घर में, लाइट जाती है तो चल जाता है, लाइट आ जाती है तो हम उसे रिचार्ज कर लेते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। जब हम इसे यूज कर रहे होते हैं ना बेटा, जब लाइट चली जाती है और जब आप इन्वर्टर को यूज कर रहे होते हो तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। और जब लाइट आ जाती है और आपका इन्वर्टर चार्ज होने लग जाता है तो फिर आप उसे किसकी तरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो एनोड है बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, आपके लेड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पीबी से Pb+2 जा रहा है। यहाँ पर बेटा आपको रिडक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, +4 से +2। नेट सेल रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे हैं, दैट इज H2SO4। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज होता है। लेकिन बेटा जैसे जैसे आपका सेल आगे बढ़ता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट कम होने लग जाता है ना। आपने 1.3 ग्राम ही लिया है पर ml। जैसे जैसे आपका सेल यूज होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता चला जाएगा और अमाउंट में कम होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फिर आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको साथ साथ में इसको रिचार्ज भी करना होगा। तो ये आपने जो नेट सेल रिएक्शन लिखी है ना बेटा, ये आपकी है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब आप इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं, आप H2SO4 को यूज कर रहे हैं, है ना। ये H2SO4 यहाँ पर आपका यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे तो फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको इसको चार्ज भी करना पड़ता है। बस चार्ज करते समय यही पूरी की पूरी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी और H2SO4 आपका प्रोड्यूस होने लग जाएगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्चार्जिंग, जब आप इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं तब ऐसा है। आपका चार्जिंग के समय जब आपकी लाइट आ जाती है और जब आप उसे चार्ज करते हैं तो आप फिर से उस इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिएक्शंस। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेट सेल रिएक्शन क्या है ना। यहाँ पर बेटा 6 सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं। ईच, हर एक का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 2 वोल्ट का। तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करते हैं इनको और हर एक का 2 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, करेक्ट, ध्यान रहे। ये सब बातें बेटा आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है बेटा फ्यूल सेल। सबसे ज्यादा फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आज के युग में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये ना कंबस्शन के पर्पस पे वर्क करता है। आप कंबस्शन कर सकते हो, हाइड्रोजन का कंबस्शन कर सकते हो, मीथेन का कर सकते हो, मिथेनॉल का कर सकते हो। इन सब का कंबस्शन जब आप करते हो तो आपको बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। उसको आप अपनी बैटरी या सेल या जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो उस एनॉर्मस एनर्जी को। और कोई भी बाय प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो कुछ होता ही नहीं, और है ना। आप हाइड्रोजन का कंबस्शन कर रहे हैं तो आपको वाटर मिल रहा है। देयर इज नो कार्सिनोजेनिक या डेंजरस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिस्पेक्टिव रिएक्शन। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इसलिए आप यूज कर पाते हैं, है ना। वहां पर भी आप कंबस्शन का ही प्रोसेस यूज करते हैं, आपको पता है वहां पर भी कोई बाय प्रोडक्ट, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट विच इज कार्सिनोजेनिक। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये H2O2 फ्यूल सेल के अंदर एनोड किस चीज का बना है बेटा, कैथोड क्या बना है, नेट सेल रिएक्शन क्या है। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रोलाइट आप क्या यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो सब चीज़ें आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है। ये टोटल लर्निंग पोर्शन है बेटा, इसमें मैं आपका कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आपको ये बस इंफॉर्मेटिव फॉर्म में मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। इसी तरीके से बेटा आपका लास्ट टॉपिक आता है विच इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब आप जानते ही हैं, जब मेटल को कोई एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए या मेटल को कोई खाने लग जाए, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट आपके मेटल को खाने लग जाता है ना। उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। जब आपका मेटल एक्सपोज होता है बेटा एनवायरनमेंट से और उसके ऑक्साइड्स बनने लग जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। लेकिन हमें जो पढ़ना होता है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन ही पढ़ना होता है, बाकी सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा यही जाता है तो आप ध्यान इसी पे ही देंगे, ठीक है। अब एनोड किस चीज का है,
अब किस चीज़ का क्या, वो तो आपकी रिएक्शन ही है, हम कोरोजन आयरन की बात कर रहे हैं। तो आयरन के सरफेस पे बेटा सबसे पहले आयरन आपका ऑक्सीडाइज होगा, Fe+2 में कन्वर्ट होगा विद द रिलीज ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 Fe है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में पानी होता है, वहां से आपको H पॉजिटिव मिल सकता है, या एटमॉस्फेयर में वाटर और CO2 दोनों प्रेजेंट है तो H2CO3 सरफेस के ऊपर एसिड बन सकता है, वहां से H पॉजिटिव मिल सकता है। यानी कि इस आयरन के सरफेस पर ही एक पॉइंट पर एनोड होता है, एक पॉइंट पे कैथोड होता है। एनोड पर आपको Fe+2 के आयंस मिल जाते हैं, कैथोड पे आपका सरफेस पे या तो H पॉजिटिव या H2CO3 कुछ भी आपको मिल सकता है, यानी कि कैथोड के सरफेस पे आपको मिल जाएंगे H पॉजिटिव आयंस। ये H पॉजिटिव आयंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर के अंदर, यानी कि एनोड भी होगी रिएक्शन, कैथोड भी हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों प्रोसेस हो चुकी हैं। ठीक है, जो आपके आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया वो O2 ने इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके वाटर बना लिया। अब नेट सेल रिएक्शन देखो, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ प्लस किया, राइट का राइट के साथ प्लस किया, तो नेट सेल रिएक्शन ये आ गई। अब अल्टीमेटली आपको वन स्टेप में अगर रेस्टिंग को डिफाइन करना है तो Fe+2 को फर्दर और ऑक्सीडाइज करा, Fe2O3 में कन्वर्ट करा, और अगर तुमको रेस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो ये होता है Fe2O3.xH2O, भूलना नहीं है Fe2O3.xH2O। एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैं किसी भी तरीके से वेपर्स अवेलेबल ना करूं और H2CO3 को उसके सरफेस पे प्रेजेंट ना होने दूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर आपकी कभी रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग को आप बिल्कुल जड़ से हटाना चाहते हैं तो H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी को ही खत्म कर दो ताकि रिडक्शन प्रोसेस हो ही ना पाए। अगर रिडक्शन नहीं होगा तो फिर जो आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा उसका वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो रस्टिंग फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर फर्दर प्रोसेस होगा, तभी रस्टिंग होती है। तो आप इस तरीके से अगर आप अपने प्रिवेंशन के समय अगर एल्केलाइन मीडियम ले लें, है ना, अगर प्रिवेंशन के समय अगर आप एल्केलाइन मीडियम ले लें तो आपको अपनी रस्टिंग में प्रिवेंशन मिल सकती है। आप क्या ले लें बेटा, एल्केलाइन मीडियम ले लें। क्या ले लें बेटा, एल्केलाइन मीडियम ले लें, तो आप अपनी रस्टिंग में प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, आप अपनी रस्टिंग में प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये है रस्टिंग का पूरा मेथड। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको जो है एनहेंस करते हैं आपके कोरोजन को, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो प्रिवेंट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है जो एनहेंस करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्रिवेंट करते हैं। एनहेंस कौन करता है, इम्प्योरिटी डाल दोगे या मॉइस्चर रख दोगे, मॉइस्चर रख दिया वही वेपर H पॉजिटिव, पूरा सर्किट कंप्लीटेड। और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में अगर आपको आयंस मिल जाते हैं तो भी आपका कोरोजन हो जाएगा। H2CO3 इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा तो आपको पता है आपको H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, वही रिडक्शन हो पाएगा। आप ऑयल ग्रीस लगा दीजिए सरफेस पे तो आपके कोरोजन नहीं होगी, है ना, ऑयलिंग कर देते हैं अपन तो नहीं होती है कोरोजन। गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि ना हो हमारी कोरोजन, है ना बेटा। पेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर देते हैं जैसे कि जिंक से कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बेटा। ये प्रोसेस आपसे पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें अब आपके सामने के ब्लैक बोर्ड पे पहुंच चुकी है। सब कुछ आपके ब्लैक बोर्ड पे पहुंच चुका है, बस अब आपको पढ़ना है और उसे याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ही बेटा अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस रिस्पेक्टिव लेक्चर, आई हैव नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल थिंग। मैंने एक छोटी सी चीज़ भी बेटा नहीं छोड़ी है, छोटी सी छोटी चीज़ भी मैंने नहीं छोड़ी है। आपको बस इस लेक्चर का अब इस्तेमाल करना है, जितना आप अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से इस्तेमाल करिए इस लेक्चर का। अब इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ, और अलविदा लेने से पहले एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। शायरी नहीं है बट मेरा मानना है, बस वही है। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कोई भी असंभव कार्य हो उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। अगर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बेटा तो सिर्फ एक ही बात पे ध्यान रखिए कि मेहनत का कोई और शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। आप हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि हम मैम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी होता है, बट बेटा सबसे पहले तो हार्ड वर्क ही होगा। आपको सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्मार्ट वर्क हो पाएगा कि आप कैसे उसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कम से कम 1 से 2 बार कंप्लीट थ्योरेटिकल लेक्चर्स पढ़ ली हैं, अब उनको क्रिस्प थ्योरी चाहिए, तो ये उनके लिए है। जो बच्चे पहली बार लेक्चर पढ़ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है। तो बिल्कुल डिफाइंड मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस लेक्चर से
कुछ खास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए ये लेक्चर से कभी भी किसी भी टेस्ट में आप जाके बैठिए, आप बहुत आराम से, मैंने नॉन स्टॉप बोला है, बिल्कुल रुकी नहीं हूँ, कोई स्टेप छोड़ा नहीं है, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, बस इस्तेमाल करिए इसका, जहाँ जिस टेस्ट में, जिस एग्जाम में, जहाँ पर भी आपको जरूरत पड़े बस इस्तेमाल करिए। इसी के साथ ही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच।